ओके, सो ऑप्टिक्स में देखें ऑलरेडी हमारे कितने लेक्चर्स हो गए थे। ऑलरेडी हमारे 8 लेक्चर्स हो गए हैं। लेक्चर 8 में हमने प्रिज्म स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिज्म का डिस्कशन किया हुआ था, प्रिज्म के बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ था। बट प्रिज्म का हमने सिर्फ रिफ्रैक्शन वाला पार्ट डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से उस पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और मल्टीपल चीज़ें जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्रिज्म में हमने डेविएशन के बारे में देखा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए डेविएशन को लेके। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि यार प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना है। अभी ये बताओ, प्रिज्म का किसी ने प्रैक्टिस स्टार्ट किया? प्रिज्म का क्वेश्चन आफ्टर टेस्ट। प्रिज्म का किसी ने नोट्स स्टडी करने के बाद, प्रिज्म का फर्स्ट लेक्चर हो गया, किसी ने सॉल्विंग किया? एनीवन? प्रिज्म के क्वेश्चन डीसी पढ़ने में से किसी ने स्टार्ट किए क्या? ओके, ठीक है, ठीक है। सो प्रिज्म का डीसी पढ़ने में से किसी ने भी सॉल्विंग स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो सॉल्विंग कर लेना यार, स्टार्ट कर लो यार क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने सारे केसेस, जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस थे, सारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर कर लिए थे। कब रे बाहर इमर्ज होती है, कब नहीं होती, फिर टोटल रिफ्लेक्टिंग जो प्रिज्म है और डिफरेंट टाइप के जो भी प्रिज्म है, वो सारी कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली थी। और प्रिज्म के ये वाले स्ट्रेट क्वेश्चंस जो थे, वो मैंने सारी थ्योरी कंप्लीट आपको समझा दी थी, सारे केसेस समझा दिए थे, डेविएशन और ये सारे केसेस। इनकी सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इनका और कंप्लीट कर लेना है, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो प्रिज्म हमारा कंप्लीट हो गया था, प्रिज्म का एक पार्ट कंप्लीट हो गया था बेसिकली। प्रिज्म दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं, तो आज भी हम प्रिज्म का स्टडी करेंगे, बट एक डिफरेंट प्रॉपर्टी को स्टडी करने वाले हैं, नॉट सो कॉल्ड एग्जैक्टली प्रिज्म। कुछ प्रिज्म का डिफरेंट स्टडी करने वाले हैं, दैट स्टडीज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट की एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं हम, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्सन मतलब क्या प्रॉपर्टी है बेसिकली, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में भी कई बार इसका वर्ड आता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को सबसे पहले किसने समझाया? कोई बता सकता है डिस्पर्सन के बारे में? सबसे एंशियंट अगर नॉट द वर्ड डिस्पर्सन वर्ड यूज नहीं किया, बट जो डिस्पर्सन का आइडिया है वो सबसे पहले ऋग्वेद, एंशियंट जो हमारा वेद है, ऋग्वेद में ये पॉइंट लिखा हुआ है दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कलर्स। ठीक है, सो ऋग्वेद में इस स्टेटमेंट को लिखा हुआ है दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कलर्स। बाद में सर आइजैक न्यूटन ने जो है उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो एक व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सो कॉल्ड व्हाइट लाइट जो है वो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, 7 डिफरेंट कलर्स। सो ये बताया गया। सो ऑफ कोर्स ऋग्वेद में ये नेम नहीं लिया गया डिस्पर्सन, बट आइडिया बताया गया कि यार व्हाइट लाइट पे मल्टीपल कलर्स होते हैं, और फिर न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज को समझाया। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो न्यूटन से स्टार्ट करेंगे कि न्यूटन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये बताया कि जो नेचुरल लाइट होती है व्हाइट लाइट, वो 7 कलर्स पे होती है। सो यहाँ पर बात करेंगे सर न्यूटन showed that natural white light consists
7 colors. Okay, 7 colors. और डिस्पर्सन वर्ड क्या बोला? डिस्पर्सन बताया कि व्हाइट लाइट जब अपने 7 कलर कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सो व्हाइट लाइट जब अपने 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोला? डिस्पर्सन. ओके, सो डिस्पर्सन की बात करें कि व्हाट इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सो आई विल से द splitting of white light into its dispersion of light. ओके, तो ये बेसिक सा था कि ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होगा कि जब एक लाइट किसी भी डिफरेंट मीडियम पे जाएगा तो वो अपने कलर कंस्टिट्यूएंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं. ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट. अच्छा, इसका रीजन क्या है? रीजन क्या बताया कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्यों है, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि अभी व्हाइट लाइट है तो हमें वो डिस्पर्स दिखे, वो किसी डिफरेंट मीडियम में जाने के बाद ही क्यों डिस्पर्स होती है? तो इसका रीजन है यार उसकी स्पीड. क्या रीजन है? स्पीड. कि उसकी स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है. सारे कलर्स का जो स्पीड है वो किसी डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होती है. सो द कॉज ऑफ डिस्पर्सन इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन the cause of dispersion is the speed of each color, the speed of each color, the speed of each color being different for different mediums. ओके, सो डिस्पर्सन समझ में आया? डिस्पर्सन का आइडिया किसने दिया? न्यूटन ने. डिस्पर्सन है क्या एग्जैक्टली? व्हाइट लाइट का उसके कलर कंस्टिट्यूएंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना. और कॉज क्या है? स्पीड. डिफरेंट स्पीड का होना डिफरेंट मीडियम में. सारे कलर्स का जो स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है. सो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये सिचुएशन समझ आई. बट ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था कि यार स्पीड डिफरेंट होती है. एग्जैक्ट जो पॉइंट था स्पीड डिफरेंट होती है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. याद है ये? तो अगर सारे मीडियम में इस सारे कलर का स्पीड अलग होता है तो सारे कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा ना. इसका मतलब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेजर यूनिक प्रॉपर्टी बनेगी क्या? नहीं. अगर मैं बात करूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सो ये 1.5 किस कलर के लिए है ये डिफाइन करना पड़ेगा. तो व्हाइट लाइट के लिए 1.5 है, मे बी रेड कलर लाइट के लिए क्या हो सकता है? 1.52 हो सकता है. समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कलर पे डिपेंड करेगा. अच्छा, कलर का आइडेंटिफिकेशन क्या है? सारे कलर का, सारे स्पेक्ट्रम का आइडेंटिफिकेशन है क्या? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज. सो वेवलेंथ क्या चीज है वो बताती है क्या कि ये कलर कैसे डिफरेंट होगा. तो इसका मतलब ये है कि स्पीड को जो रिलेट किया, न्यूटन ने तो सिर्फ बताया कि ये रिलेशन होता है. स्पीड को रिलेट करने वाला जो काम किया वो कॉशी ने किया हुआ है. तो उनके नेम पे हम ये थ्योरम कंसिडर करते हैं, कॉशीज थ्योरम. अच्छा, कुछ ऐसा ही नाम आपने पहले कभी सुना है थोड़ा इससे रिलेटेड? कॉशी नहीं, थोड़ा डिफरेंट नेम था, याद आ रहा है क्या किसी को?
क्लॉसियस, किसी को याद आ रहा है क्लॉसियस कहां पर सुना है? किसी को याद आ रहा है क्लॉसियस स्टेटमेंट? किसी को याद नहीं आ रहा क्लॉसियस स्टेटमेंट? वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के वेरी गुड, स्टेटमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो हीट में थर्मोडायनेमिक्स में हमने सीखा हुआ था क्लॉसियस। तो ये क्लॉसियस नहीं है, कॉसीज थ्योरम है, मैथमेटिशियन है, ध्यान दें थोड़ा सा। क्या था इन्होंने बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब सो कॉल्ड डायरेक्ट इनवर्स नहीं लिख देना है, डायरेक्टली इनवर्स दिख रहा है क्या? नहीं, बट एक आइडिया दे रहा है कि लगभग इनवर्स के प्रोपोर्शन में जाएगा। समझ आ रहा है? तो आप ऐसे मत लिख देंगे कि ये होगा, ये होता है क्या? इस इक्वेशन का मतलब ये है क्या? नहीं, नहीं, बट ये जरूर फीलिंग है कि लेमडा बढ़ेगा तो एन क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो हम प्रोपोर्शनल रिलेशन कभी कहीं नहीं लिख देंगे कि नहीं एन प्रोपोर्शनल टू सो कॉल्ड लेमडा ही रहेगा। ये एग्जैक्ट रिलेशन कॉशीज थ्योरम में है। और इससे ये पता चलता है, इससे क्या पता चलता है? इफ, इससे सिर्फ पता चल रहा है इफ लेमडा इज इंक्रीजिंग देन क्या सिचुएशन होनी चाहिए? एन मस्ट डिक्रीज। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज में नहीं रहें। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा, ये बताओ अगर एन कम हो गया तो स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा। एन प्रोपोर्शनल टू क्या था? एन इज इक्वल टू क्या था? सी बाई बाय वी। वी तो एन कम होगा तो वी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, इसका मतलब अगर मैं बात करूं लेट से कि किसी मटेरियल में से अगर मुझे डेविएशन देखना है, क्या देखना है? डेविएशन, कि कौन सा कलर कितना डेविएट होगा। तो डेविएशन का फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है प्रिज्म के लिए? याद आ रहा है ये? हाँ, सभी मटेरियल के लिए अलग रहेगा। लेट से मैं प्रिज्म का एग्जांपल लेके करूंगा, तो इससे भी तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डो प्रोपोर्शनल टू एन है? ये कह सकता हूँ क्या? ये कह सकता हूँ क्या? नहीं, बट ये जरूर कह सकता हूँ कि एज एन इंक्रीजेज डो क्या होगा? बताएं, डो क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? चीज होगा। इंक्रीज भी होगा। तो इसका मतलब ये कि मैं प्रोपोर्शनल नहीं लिखूंगा, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एन डिक्रीज तो डो डिक्रीज करेगा। क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या आएगा? इसका मतलब यहां पर जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा कि वेवलेंथ से रिलेट करो डेविएशन को। वेवलेंथ से रिलेट करते हैं। सो देखें, वेवलेंथ से रिलेट करते हैं। इट मींस इफ wavelength is let's say high, if wavelength is higher तो क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी? हाई वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ बढ़ गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब डेविएशन कम होगा। कम, स्पीड ज्यादा। तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब मैं बोलूंगा स्पीड मोर एंड डेविएशन लेस। समझ आया? हाँ, तो ये रीजन क्या था? रीजन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मोर, इसलिए स्पीड भी क्या होगा? मोर, और डेविएशन क्या होगा? लेस होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ओ सॉरी, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस। ठीक है, सो स्पीड मोर और इसलिए डेविएशन सबसे कम होगा। तो कुछ कलर्स के बारे में आपको पता है? किसी कलर्स की वेवलेंथ के बारे में आपको पता है? किसी कलर के बारे में? जैसे बात करते हैं वायलेट की,
वॉयलेट या ब्लू की बात करें, नियरली ब्लू की बात करें, तो इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, याद है? क्लियर? और जो रेड कलर होता है, रेड कलर, उसकी क्या होती है, नियरली 78,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। ये दो चीजें याद है सबको? हाँ, तो अगर रेड और वायलेट में मैं कंपेयर करूं तो देखना, कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन देखने से पहले मैं एक फिगर यहाँ पे पिक कर लेता हूं, तो आपको कंपैरिजन और अच्छा देखने लगेगा कि जब हम डिस्पर्सन देखते हैं, जब हम डिस्पर्सन देखते हैं किसी एक मीडियम से, तो देखना यहाँ पर आपको डिस्पर्सन समझ आएगा। क्या? देखिए, ये एक्चुअल डिस्पर्सन फ्रॉम अ प्रिज्म यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक्चुअल डिस्पर्सन फ्रॉम अ प्रिज्म। तो देखें, यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर की, व्हाइट लाइट प्रिज्म में गई और डिस्पर्सन शुरू हो गया, और ये कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये व्हाइट लाइट जा कैसे रही थी वो थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। ये व्हाइट लाइट ऐसे जा रही थी, इस डायरेक्शन में, ठीक है? और ये कलर कंस्टिट्यूएंट्स किस डायरेक्शन पे आ गए सारे, मतलब पहले थोड़ा बेंट हुए, फर्स्ट सरफेस पे थोड़ा बेंट हुए, ठीक है, और सेकंड सरफेस पे और बेंट हुए। तो ये तो हम चेक कर ही चुके हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। तो टोटल डेविएशन देखने का ट्राई करें, टोटल डेविएशन। तो देखें, ये होगा टोटल वाला। अगर अगर हम बात करना चाहते हैं तो ये इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेविएशन। समझ आया सबको? तो क्या सारे कलर सेम डेविएशन पर है, सेम एंगल टिल्ट हो रहे हैं? नहीं, नहीं। सबका डेविएशन क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर सेल्फ फिगर बनाऊं और दो कलर्स को टॉप और बॉटम वाले को मैच करता हूँ, कि लेट्स से ये लाइट एंटर की, ठीक है, ये लेट्स से लाइट एंटर कर रही है, तो ये मैं सिर्फ एक ही डेविएशन, सेंट्रल डेविएशन से फील करा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से डेविएट कर रहा हूँ तो लेट्स से ये रेड कलर है, ठीक है, और लेट्स से ये वाला हमारा एज अ वॉयलेट काम कर रहा है। तो देख रहे हैं आप, ये रेड है और नीचे क्या है, वॉयलेट है। ओके, तो देखो, बेसिकली हमें क्या पैटर्न मिलता है, एक विब ग्योर पैटर्न मिलता है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इस पैटर्न को, विब ग्योर वर्ड जानते हैं, और ये सब नेम लिखे हुए विब ग्योर के, बॉटम टू टॉप विब ग्योर मिलता है आपको। तो देखो कौन ज्यादा डेविएट हुआ बताओ, रेड का हुआ, और ये डेविएशन ऑफ वायलेट, वायलेट का डेविएशन ज्यादा हुआ। चलो यहां से समझते हैं। देखो क्या था, लेमडा अगर ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब डेविएशन भी कम, और स्पीड ज्यादा। तो इसका मतलब देखो, किसका वेवलेंथ ज्यादा है, रेड का। तो इसका मतलब देखें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना देता हूँ चार्ट, देखिए क्या दिखेगा, वेवलेंथ ऑफ रेड ज्यादा है किससे, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट से। क्लियर? अच्छा, वेवलेंथ ज्यादा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। कम होगा। So refractive index of red is less than refractive index of violet, ठीक है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब स्पीड क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा। सो इसलिए स्पीड ऑफ रेड फास्ट होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ वॉयलेट। वॉयलेट। तो ये एक चीज पहले हमें अच्छी सी समझ आई, जो कि हमें काम आने वाली है, ये पूछा जाता है आपसे। अच्छा, वॉयलेट की स्पीड कम हो गई, और डेविएशन भी किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है, तो डेविएट कौन ज्यादा होगा, वॉयलेट। वॉयलेट ज्यादा डेविएट होगा। तो यहां से दिख भी रहा था हमें कि डेविएशन ऑफ वॉयलेट इज मोर देन डेविएशन ऑफ रेड। दिख रहा है या नहीं, फिगर में भी दिख रहा है। इससे क्लियर होता है कि रेड को पहले आना चाहिए और वॉयलेट को नीचे जाना चाहिए, क्योंकि वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा होगा। तो क्या ये डिस्पर्सन सबको समझ में आया, डिस्पर्सन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? हाँ, किसी को इसमें कोई डाउट बताए, डिस्पर्सन को लेके किसी को कोई डाउट?
ये कॉसीज थ्योरम से डिस्पर्सन का एक्सप्लेनेशन सबको समझ आया कि एग्जैक्टली डिस्पर्सन कैसा हो रहा है। हमें विबग्योर पैटर्न इस तरीके का मिलता है, किसके वजह से? वेवलेंथ के वजह से। सारे कलर का वेवलेंथ अलग है, इसलिए सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसलिए सबका स्पीड अलग है, सबका डेविएशन अलग है। डन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यार अगर डिस्पर्सन होगा तो हर जगह पर होना चाहिए, तो क्या डिस्पर्सन एक ग्लास स्लैब में भी हो रहा है? चेक करें। डिस्पर्सन इन अ ग्लास स्लैब। बताओ क्या ग्लास स्लैब में डिस्पर्सन हुआ था? ये लेट्स से ग्लास स्लैब था और यहाँ पर व्हाइट लाइट इंटर की थी, याद आ रहा है एक्सपेरिमेंट? व्हाइट लाइट इंटर की तो इसे जाना चाहिए था ऐसे, बट डेविएट होके इस तरीके से निकलती है। क्या कोई फाइनल डेविएशन आता है क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या इसमें कलर्स दिखेंगे क्या? नहीं। ये व्हाइट गई थी और व्हाइट ही वापस आ जाएगी, तो क्या रीजन क्या हुआ, जबकि अभी भी कॉन्सेप्ट तो वही काम कर रहा है डिस्पर्सन का। तो दिक्कत है कि प्रिज्म में क्या हुआ था कि ये जो बेंट हुआ था वो सबका डेविएशन क्लॉकवाइज था, और जब बाहर निकल रहे थे तो और भी क्या हो गया था, क्लॉकवाइज। याद है? एक बार क्लॉकवाइज हुआ फिर दोबारा भी क्लॉकवाइज हुआ, तो दोनों का एडअप हो गया। जबकि स्लैब में क्या होता है कि जब एंटर करता है फर्स्ट सरफेस पे तो डेविएशन कैसा होता है? क्लॉकवाइज। फर्स्ट सरफेस पर लेट से डेविएशन कैसा है? क्लॉकवाइज है। if लगा देते, नॉट एग्जैक्टली, if the deviation is clockwise, if deviation is clockwise, then at second surface क्या हो जाता है डेविएशन? एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। डेविएशन इज एंटी क्लॉकवाइज। सो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले सब कलर अलग होते हैं और बाद में फिर से मिल जाते हैं। तो क्या मैं ये पूछूं कि ग्लास स्लैब के अंदर डिस्पर्सन होता है या नहीं होता है? तो यस ऑफ कोर्स होता है, बट क्या हम उसे देख पाएंगे? नहीं। नहीं। रीजन क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वो वापस से फिर से कलर मिक्स हो जाते हैं। समझ आया? सो मैं यहां पे लिखूंगा द dispersion takes place inside the slab. The slab only when the rays क्लियर। तो इनसाइड ऑफ कोर्स डिस्पर्सन होता है। कोई अगर पूछे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्पर्सन शुरू हो गया, ठीक है। विबग्योर का जो भी पैटर्न हमें मिलने वाला है, जो भी सारे केसेस मिलेंगे वो सारे अंदर रहेंगे, और बाद में क्या होगा, फिर से दे विल बाइंड टुगेदर, और फिर से फाइनली क्या बना लेंगे, एक वापस से रेस बना लेंगे। तो ऑफ कोर्स यस ऑफ कोर्स अंदर मिलेगा हमें विबग्योर, बट बाहर फिर से हट जाएगा। तो अगर मैं पूछूं तो अंदर जाके थोड़े नाम देखने वाले हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या ग्लास स्लैब से डिस्पर्सन आप देख सकते हो, क्या आंसर होगा? यस और नो? नो। नो। क्लियर। और वापस से जब आएगा तो हम वापस से कर सकते हैं। ओके, ये जो हमने पढ़ा ये थ्रू प्रिज्म है, डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म। हॉलो प्रिज्म की अगर बात करें क्या होगा? अच्छा, हॉलो प्रिज्म का मतलब क्या है कि लेट से प्रिज्म का अंदर पूरा मटेरियल नहीं है, लेट से कोई एक शेल टाइप है प्रिज्म का,
क्लियर, मतलब ये शेल टाइप का प्रिज्म है। तो क्या लगता है डिस्पर्सन होगा? कुछ इस टाइप का है लेट से प्रिज्म। तो बताएं इस पे डिस्पर्सन होगा या नहीं? तो ये बताओ कि डिस्पर्सन होना चाहिए या नहीं, पहले ये बताओ। ये किसकी फीलिंग देगा? क्या ये एक लेयर आपको प्रिज्म की फील दे देगा क्या? नहीं। नहीं देगा ना। ये तो एक क्या देगा, ग्लास स्लैब टाइप Glass. देगा ना। तो अगर यहाँ पर स्पेस है तो ये जो सरफेस है, तो ये सरफेस दिस विल गिव यू अ फील ऑफ व्हाट, ग्लास स्लैब ना। लैब। तो फील लाइक ग्लास स्लैब, क्योंकि दो टिल्टेड सरफेस है ही नहीं। समझ आया? तो रे जाएगी, व्हाइट लाइट जाएगी, लेट से अगर अंदर गई तो पहले क्या होगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, पहले डेविएट होगी, तो जाना चाहिए था ऐसे, तो फिर कैसे निकलेगी, नीचे से निकलेगी थोड़ा टिल्ट होके। समझ आया? और फिर इसे जाना चाहिए था ऐसे, फिर शिफ्ट हो जाएगी और कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। समझ आया? सो बेसिकली एक शिफ्ट टाइप की आती है, हो गया। डिस्पर्सन होगा क्या? नहीं, नो डिस्पर्सन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? समझ आया? हाँ सर। ओके। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिस्पर्सन हमें समझना है। अब डिस्पर्सन में हमें काफी सारे थोड़े से टर्म्स याद करने होंगे जिनके बेसिस पे हम सॉल्विंग करेंगे। ओके, तो चले सॉल्विंग वाले टर्म से स्टार्ट कर देते हैं समझना। सबसे पहला टर्म आता है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन या सिर्फ डिस्पर्सन भी बोल दे तो आप समझ जाएंगे कि हमेशा एंगुलर डिस्पर्सन ही पूछा जाता है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, थीटा से। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन मतलब क्या है, मैं स्टेटमेंट क्या ही लिखूं, आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं। एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब क्या है? एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब है, ये अगर प्रिज्म है और यहाँ पे एक लेट से ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, लेट से व्हाइट लाइट है, व्हाइट तो नहीं है हमारे पास, व्हाइट कलर होगा क्या, नहीं, ब्लैक से कर देते हैं। ठीक है, तो इससे डिस्पर्सन हमें जाना चाहिए था ऐसे, बट रेड कलर डेविएट होगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा लेट से, और लेट से ब्लू वायलेट सबसे लास्ट में जाएगा। क्लियर? तो एंगुलर डिस्पर्सन का सिंपल सा मीनिंग क्या है? सिंपल सा मीनिंग है कि ये एंगल कितना कवर कर रहे हैं। समझ आया? ये एंगल कितना कवर कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। क्लियर सबको? एंगुलर डिस्पर्सन समझ आया कि क्या है? एंगुलर डिस्पर्सन है कि ये एंगल कितना कवर हो रहा है, इस थीटा को बोल रहे हैं हम क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। किसी को कोई डाउट? सो इट इज द एंगुलर width it is the angular width of ये जो डिस्पर्स्ड स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम। अच्छा, कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें डेविएशन के बारे में पता है तो थीटा कैसे निकाल सकते हैं? थीटा इज, अगर मैं डेविएशन ऑफ वायलेट ले लूं और माइनस डेविएशन ऑफ रेड ले लूं तो आ जाएगा हमारा एंगुलर डिस्पर्सन। हाँ। ओके, अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में ले लेते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में? वायलेट अगर लिखेंगे तो हो जाएगा ए एन वायलेट -1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ए एन रेड -1। तो क्या होगा, ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा डिस्पर्सन, ए एन वायलेट -एन रेड। समझ आया? बताएं, क्लियर? किसी को डाउट इसमें कोई? बताओ, एंगुलर डिस्पर्सन में किसी को कोई डाउट? ओके, एंगुलर डिस्पर्सन के बाद नेक्स्ट टर्म है मीन डेविएशन।
मीन डेविएशन। मीन का मतलब आप जानते हैं, एवरेज टाइप वाला कुछ डेविएशन हो गया, तो इसे हम लिखेंगे मीन। ठीक है, मीन डेविएशन। पता है मीन डेविएशन क्या होगा? कोई आइडिया? मीन डेविएशन मतलब क्या होगा? मतलब कुछ एवरेज टाइप का होगा ना मीन डेविएशन। तो अगर हम इस स्पेक्ट्रम की बात करें, तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ये यूनिफॉर्म स्पेक्ट्रम नहीं होता है। मतलब आप सोचो कि यहाँ से व्हाइट लाइट अगर गई है, तो ये जो कलर्स है ये यूनिफॉर्म होंगे, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये कलर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं देखूं, तो ये जो विबग्योर में 7 कलर्स हैं, विबग्योर, कौन सा कलर बीच में पड़ेगा? कौन सा कलर बीच में है? ग्रीन। बट डिस्टेंस वाइज नहीं होता बीच में। अगर आप डिस्टेंस वाइज देखें तो मिडिल में होता है एकदम येलो। समझ आएगा आपको कि विबग्योर जो है, विबग्योर में आपको y आपको मीन में मिलता है। क्या मिलता है बीच में? y मिलता है। तो जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं, तो जो एवरेज एकदम डेविएशन देखने को मिलता है, बीच वाला डेविएशन, वो कौन मिलता है? येलो। तो बेसिकली मीन डेविएशन मतलब मैं किसका डेविएशन निकाल दूं? मीन डेविएशन मतलब किसका डेविएशन निकालना है? येलो। येलो येलो। का। ठीक है, तो मतलब मीन डेविएशन का कुछ फॉर्मूला मतलब उतना कोई टेंशन वाला बचा ही नहीं है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो मीन डेविएशन मतलब क्या हो गया? येलो वाले का डेविएशन निकाल दो, ए एन येलो -1। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अच्छा, अगर डेविएशन वाइज देखें, मीन है तो मीन जैसा तो कुछ फॉर्मूला भी तो रहना चाहिए ना। सो जो मीन डेविएशन है वो आप सिंपल भी देख सकते हैं, डेविएशन ऑफ रेड प्लस डेविएशन ऑफ वॉयलेट बाई 2। इस तरीके से निकालें आप, तो येलो का डेविएशन ही आ जाता है। इसलिए येलो को क्या कर रहे थे हम? मीन डेविएशन कर रहे थे। समझ आया सबको ये चीज, मीन डेविएशन का पॉइंट? ओके, चलो मीन डेविएशन हो गया। 2 टर्म अभी हमने सीखे, कौन कौन से बताएं जल्दी से। 2 टर्म अभी हमने क्या सीखे? Angular dispersion and mean डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन। ठीक, mean deviation. मीन डेविएशन। अब सोचो कि यार लेट्स से मीन डेविएशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर है मीन डेविएशन, और सोचो इसके रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्पर्सन बहुत सारा हो जाए, लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या बताओ ये पावरफुल हुआ या नहीं? अगर मीन डेविएशन के रेस्पेक्ट में आप देखो ये बहुत ज्यादा एंगल वाइड कर दे, तो इसका मतलब ये क्या होगा? पावरफुल होगा या नहीं? हाँ। ठीक है, तो इस टाइप में हम एक नई चीज डिफाइन करते हैं, क्या? इसकी पावर डिफाइन करते हैं। तो देखें नेक्स्ट थर्ड टर्म होगा हमारा, ये सारे टर्म याद करना है और ये पूछे जाते हैं, यही थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रहेगा। थर्ड टर्म इज डिस्पर्सिव पावर। मीन डेविएशन हो गया, देन इट इज डिस्पर्सिव पावर। और डिस्पर्सिव पावर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोग काफी देख चुके हैं। कोई बताएगा सबसे फेमस ओमेगा को क्या रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में? ओमेगा से 2-3 चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, बताएं। Angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ना। हाँ, angular frequency. ठीक, काफी सारे हैं। चले ठीक है, हम वापस आते हैं अपने डिस्पर्सिव पावर में। देखिए डिस्पर्सिव पावर कैसे डिफाइन होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर dispersion to the or angular dispersion caused
cost with respect to mean deviation. मतलब फॉर्मूले वाइज बात करें तो देखिए सिंपल फॉर्मूला दिखेगा, क्या दिखेगा? ओमेगा का फॉर्मूला थीटा ओवर दो मीन। समझ आया सबको? और थीटा कैसे निकाल सकते हैं? 2nv minus nr। दो v माइनस दो आर, और मीन मतलब क्या होता है? दो हेलो येलो। अच्छा, इन्हें सॉल्व करें तो ये आता है क्या? ए एन वॉयलेट माइनस एन रेड। क्लियर? और नीचे क्या आएगा? ये ए एन एलओ माइनस वन। बेसिकली ओमेगा को एक और लिख सकते हैं क्या? एन रेड माइनस एन वॉयलेट ओवर एन येलो। समझ आया? कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा, वेयर वी नो मीन डेविएशन होता क्या है? मीन डेविएशन मुझे पता है क्या है? येलो का डेविएशन है। तो एन येलो कैसे निकालते हैं बताएं? तो एन येलो भी क्या होगा? एवरेज जैसा ही दिखेगा। एन येलो अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? एन रेड प्लस एन वॉयलेट बाई टू। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एन येलो ना दिया हो, क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया? लेट्स से रेड का एन है 1.52 और येलो का एन है वॉयलेट का एन है 1.48। तो बेटा येलो का कितना हो जाएगा? गिवन नहीं, फिर भी समझ जाए कितना हो जाएगा। 1.5 क्या निकाल लेंगे हम? एवरेज। एवरेज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, गलती नहीं करना है, चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये नहीं पूछने लगना अरे सर एन एल ओ तो दिया ही नहीं है, क्या करेंगे हम। समझ आया सबको? डिस्पर्सिव पावर में किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मीडियम। पावर ऑफ मीडियम, एक मीडियम की डिस्पर्सिव पावर कैसे लिखेंगे? तो एक मीडियम के हमें कॉसीस थ्योरम से पता है कि उसका जो एन होता है वो इस तरह वेरी करता है। ठीक है, तो जो उसकी डिस्पर्सिव पावर होगी इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। जो डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम है उसको हम किसी मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो किसी मटेरियल के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से भी लिखते हैं डी एन ओवर डी लेमडा, कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग व्हाट इज द चेंज इन लेंथ। मतलब इस इक्वेशन का क्या? डिफरेंशिएशन। इस इक्वेशन के डिफरेंशिएशन को ही क्या बोलेंगे हम? मीन, सॉरी, डिस्पर्सिव पावर। तो ये क्या हो जाएगी? इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट तो हट जाएगा और 1/λ² का क्या आएगा? लैम्डा क्यूब टाइप में। ठीक है, तो इसका आएगा -2b और लैम्डा क्यूब, इस टाइप की रेंज आएगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है हमारी इनडायरेक्टली? एक मीडियम की डिस्पर्सिव पावर हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, सो ओमेगा मीडियम अगर मैं बात करूं, ओमेगा मीडियम तो किस तरीके से निकालेंगे? डी एन बाई डी लेमडा ऑफ दैट मीडियम। समझ आया? हाँ तो ये आपको याद रखना है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ दैट मीडियम। ये आपको कुछ चीजें उसमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, सर, हाँ वो ऊपर वो एन आर माइनस एन वी अपॉन एन वाई -1। ओके ओके, हाँ हाँ, माय मिस्टेक, एन वाई -1 आएगा यहाँ। ओके, ठीक है, So 1 minus n by आएगा ना?
1 माइनस एन अगर वो 1 माइनस एन वाई क्यों? ऊपर ऊपर Wallet एन minus आर माइनस एन आर बी के। माइनस एन बी ओके हाँ है। ओके ओके ठीक है ठीक है। सो सिचुएशन ये है कि वेवलेंथ जिसका ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या है, कम है। तो रेड वाले का क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो आएगा एन वायलेट माइनस एन रेड आएगा, ठीक है। ये भी हमें समझना है ना। तो लेमडा जिसका ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, कम आएगा ना। तो मतलब इसका मतलब रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। मतलब वो बाय मिस्टेक मैंने वैल्यूज ऐसी दे दी। रेड का इसका मतलब होना चाहिए 1.48 और वायलेट का होना चाहिए लेट से 1.52। समझ आया? वो हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देख लेंगे। बाय द वे ये एंड क्वेश्चन में दिए होते हैं, हमें ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये चीजें दिए रहती हैं हमें। क्लियर? ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने मीडियम का बताया कि मीडियम की डिस्पर्सिव पावर हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो डिफरेंस है इसको हम dn भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ओमेगा को किसी भी सिस्टम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लिखना चाहता हूं तो मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, क्या कि ये इनडायरेक्टली क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ओमेगा ये बेसिकली ये जो एन वायलेट माइनस एन रेड है यही डिफरेंस है दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इसको डी एन टाइप भी लिख सकते हैं, या पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन वाई माइनस एन रेड ओवर एन येलो माइनस 1। तो मैं इसको इस तरीके से सिंपल लिख सकता हूँ डी एन बाई एन माइनस 1 टाइप। अगर कभी एन क्या दे दे, ये कब काम आएगा, ये कब काम आएगा, जब एन कैसा दिया हो आपको, फंक्शन दिया हो। तो डिस्पर्सिव पावर समझ आया कैसे निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई एन माइनस 1। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा माइंड में रखनी पड़ेंगी, ठीक। तो ये 4-5 थिंग्स थी जो हमें याद रखनी है प्रॉपरली, किसके लिए, डिस्पर्सन को समझने के लिए, ठीक। अच्छा, अभी बात करते हैं कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। दो स्पेशल केस है कॉम्बिनेशन को लेके। स्पेशल पॉइंट्स नंबर 1, लेट से अगर मैंने यहां से एक व्हाइट लाइट डाली तो ये पक्का क्या होगी, डिस्पर्स होगी। समझ आया? और साथ में क्या हो रही है, डेविएट भी हो रही है। क्या क्या चीजें हो रही हैं इसमें, डिस्पर्स भी हो रही है और साथ में डेविएट भी हो रही है। लेकिन सोच लो आपको कुछ ऐसा चाहिए कि यार सर ये डिस्पर्स तो हो लेकिन सारे कलर्स यहीं पर आ जाएं। आप समझो मेरा डाउट क्या है, हमें कैसा चाहिए, हमें कलर्स यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, जहां पर हम लाइट डालें वहीं पर कलर हो। तो क्या इसका मतलब डिस्पर्स होना है, यस। डेविएशन चाहिए क्या हमें, नहीं। पॉइंट समझ में आया ये केस, कि हमें कुछ ऐसा सेटअप चाहिए कि डिस्पर्सन हो, कलर्स आए, बट डेविएशन हो क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या चाहिए, हमें एक स्पेशल केस चाहिए जिसमें हमें क्या चाहिए, डिस्पर्सन तो हो जाए, वहां पर क्या हो जाए, डिस्पर्सन हो जाए, बट डेविएशन हो क्या, नहीं। ये बताएं सबको पॉइंट समझ आए कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि लाइट गई तो पहले तो कलर्स में आएगी बट वो डेविएट भी हो जाती है, यहाँ पर आएगी कलर्स में। हमें सारे कलर्स कहाँ चाहिए, यहीं पर चाहिए। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, हमें एक उल्टा प्रिज्म लगा देना चाहिए ना जो वापस से इसे डेविएट कर दे। समझ आया? अब अगर आपने सिमिलर प्रिज्म लगा दिए तो फिर ये डिस्पर्सन को भी तो उल्टा कर देगा ना।
अगर आपने सिमिलर प्रिज्म लगा दिए तो वो आपको कैसी फीलिंग देने लगेगा, कैसी फील? ग्लास स्लैब की फील देगा। तो ऑफ कोर्स सेम नहीं लगाने, कुछ अलग टाइप के लगाने पड़ेंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं कि कब ऐसा हो सकता है। तो लेट से मैंने एक ये मिरर लगाया और ये एक लगाया और दोनों को अलग अलग टाइप के लगाए, जिससे कि डिस्पर्सन खराब ना हो, सिर्फ क्या अगर चेंज आए, डेविएशन चेंज आए। तो इसे जाना चाहिए था ऐसे, अभी ये क्या होगा, बेंट हो जाएगी, समझ आया? तो बेंट हो जाएगी, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर लाइट जा रही है तो ये वापस से उसे बेंट करा देगा ना, समझ आया? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन में लाइट रे ऐसे निकलेगी, बट यहाँ पे पूरे कलर कंस्टिट्यूएंट्स लेके निकलेगी, ठीक है, और यहाँ पर फिर से वही कलर कंस्टिट्यूएंट्स मेंटेन रहेंगे। ये हमें थ्रू आउट द प्रोसेस मेंटेन करके रखना है। बात समझ आई सबको? तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कब ऐसे सिचुएशन देखने को मिलेगी, जब ये जितना डेविएट करा है और ये जितना डेविएट करा है, दोनों अगर कैंसिल कर दे तो काम बन जाएगा ना। तो लेट से ये A1 है और लेट से ये A2 है, ठीक। तो कब होगा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, जब दोनों डेविएशन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, 0। समझ आया? ये नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब पहली बात तो प्रिज्म को उल्टा रखना है और डेविएशन ऑफ फर्स्ट शुड बी, लेट्स से मीन डेविएशन को कैप्चर करते हैं, तो मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट शुड मैच द मीन डेविएशन ऑफ सेकंड। पता है, समझ आया या नहीं? हाँ। क्लियर है? तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ A1 n yellow of 1 minus 1 is equal to A2 n yellow of 2 minus 1। क्लियर? हाँ। तो इससे ये पूछा जाता है कि अगर मैंने एक 30 डिग्री का प्रिज्म लिया है तो दूसरे का एंगल क्या होना चाहिए। समझ आया? दूसरे का एंगल क्या होगा, A2 अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा वो, n yellow of 1 minus 1 upon n yellow for 2 minus 1 into A1। ठीक है? तो ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम की लाइन क्या है, ये वाली, इसलिए मैं हाईलाइट करा रहा हूँ। समझ आया? इस लाइन पे रख दोगे अगर वैल्यूज तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा प्रिज्म कैसा चूज करना है। समझ आया सबको या नहीं? वो मीन डेविएशन इक्वेट क्यों गया? हाँ, क्योंकि बाकी कलर्स को नहीं लेना ना, हमने बताया मीन मतलब होता ही क्या है कि सबका जो एक सेंटर है, तो हम अगर सेंटर को सही से बैलेंस कर लेंगे तो बाकी सारे तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे ना। तो इसलिए हमने किसे लिया हुआ है, मीन डेविएशन को। समझ आया? अच्छा, लेकिन थोड़ा सा डिस्पर्सन भी तो हमारा खराब होगा ना, क्योंकि ये तो एक अपोजिट डिस्पर्सन क्रिएट करेगा ना हमारा। तो क्या हमें सेम डिस्पर्सन मिलेगा क्या, नहीं। तो टोटल डिस्पर्सन कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। लेट्स से डिस्पर्सन को यहाँ पे मैं टोटल डिस्पर्सन को D लिख देता हूँ। तो D कितना मिलेगा, पहले का डिस्पर्सन माइनस दूसरे का डिस्पर्सन। कोई डाउट किसी को? भाई किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं ना? ये क्या होगा, n वायलेट ऑफ 1 माइनस n, सॉरी डो वायलेट ऑफ 1 डो रेड माइनस 1। कोई डाउट इसमें? तो ये सॉल्व कर देंगे अगर डेविएशन सबको दिया है, ठीक। तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं, ये मैं आगे सॉल्व करता ही नहीं हूँ, ये अब आप लोग कर लेंगे। दोनों को माइनस करेंगे तो A कॉमन आ जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। तो क्या आएगा, ये A1 n वायलेट 1 माइनस n रेड 1, क्लियर, माइनस A2 n वायलेट 1 माइनस n रेड। यहां तक कोई डाउट क्या? नहीं। एक और इसका फॉर्मूला है जो आपको फॉर्मूले की तरह याद रखना है, इसी पे कॉमन लेके बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसी को सॉल्व किया हुआ है। आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि टोटल जो डिस्पर्सन आएगा इस केस में, किस केस में, विदाउट डेविएशन के केस में,
विदाउट डेविएशन के केस में देखें क्या आएगा, वो आएगा ए। इधर आप 1 यूज कर सकते हो या 2 यूज कर सकते हो। तो लेट्स से मैं A1 जब लिखूंगा तो यहाँ पर यूज करूंगा n येलो -1, ठीक है, इनटू ω1 - ω2। ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसी लाइन से आगे सॉल्व करें। 2 को हटा दो किससे, 1 से, तो पूरा आंसर किस में आ जाएगा, 1 में। और अगर 2 गिवन है तो किसको हटा दो, 1 को हटा दो तो 2 के जैसा आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा पूरा फॉर्मूला आ जाता है। पता है मैं ये फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब आपको 2 प्रिज्म देता है और दोनों का क्या दे देता है, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। तो ये कब यूजफुल है, it is I'll say useful when dispersive power of both prism is given। समझ आया सबको, ये कब ज्यादा यूज होगा, जब ω1 ω2 आपको दिया होगा। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट। फर्स्ट स्पेशल केस समझ आया सबको। सेकंड देखें, सेकंड में इसमें हमने क्या किया, हमने किया डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। हम मतलब हमने डिस्पर्सन चाहिए, अब हमें चाहिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्सन। बाय द वे इस केस का ज्यादा यूज नहीं होता, आप समझ गए क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें एट द एंड ऐसा चाहिए कि क्या हो, डेविएशन हो बट कलर डिस्पर्सन नहीं हो। मतलब कि यहाँ से कलर में स्प्लिट हुआ, बाद में ये डेविएट करा दे कितना भी, बट कलर मिक्स करा के क्या कर दे फिर से 0। मतलब वाइट गई तो इंटर क्या है, वाइट है, डेविएशन चल जाएगा। मतलब यहाँ से वाइट गई तो वाइट जाना चाहिए था ऐसा, तो इसको नहीं चाहिए कि वाइट ऐसे आए, डेविएशन चल जाएगा, ऐसे वाइट आ जाए बट क्या दिखे, वाइट ही दिखे। वो समझ आया ये सिनेरियो, कि हमें डेविएशन चलेगा, हमें क्या नहीं चाहिए, डिस्पर्सन नहीं चाहिए। डन। तो इसने थोड़ा डेविएट कराया ज्यादा, लाइट रे यहां पर गई और फिर से वो डेविएट होके ऐसे हो गई, ठीक। तो जस्ट मैंने आपको एक पॉइंट समझाया हुआ है कि कितना डेविएशन कॉज करना है, वो मैटर करता है। तो लेट से पहला यहाँ पर डेविएशन ज़्यादा हुआ और फिर हमें चाहिए कि डेविएशन थोड़ा कम हो गया, तो डेविएशन पूरा पैरेलल नहीं हो गया है, ये डेविएशन लाइन है। तो लेट से डेविएशन कुछ टिल्ट करके इतना कर दिया है, बट कुछ ना कुछ डेविएशन यहाँ पर है। समझ आया सबको कि एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहली लाइन क्या चाहिए, ये A1 वाला है और ये A2 है। हमें सबसे पहले जैसे इसमें हमने नेट डेविएशन 0 किया, यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्पर्सन चाहिए, तो हम नेट क्या 0 करेंगे, डिस्पर्सन नेट क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्लियर। तो इसका मतलब डिस्पर्सन कैसे निकालते थे, थीटा वायलेट का, और इसका मतलब क्या लिखते थे, A1 n वायलेट ऑफ 1 माइनस n रेड ऑफ 1, और ये A2 n वायलेट ऑफ 1 माइनस n रेड माइनस 1 2। क्लियर है सबको। तो वहां पर क्या था, n येलो -1 था, मीन डेविएशन था, और यहाँ पे कौन यूज होंगे, रेड वाले यूज होंगे। मतलब अगर आपको A2 चाहिए तो वहां पे क्या था, n-1 था ना, और यहाँ पे क्या आएगा, दोनों के n माइनस होंगे, मतलब n वायलेट 1 माइनस n रेड 1 अपॉन n वायलेट फॉर 2 माइनस n रेड फॉर 2 इनटू A1। कोई डाउट इसमें किसी को, इसमें किसी को कोई डाउट।
नहीं, अच्छा, टोटल डेविएशन सॉल्व करें अगर कितना हो जाएगा देन? टोटल डेविएशन, क्योंकि इसमें डिस्पर्सन तो कॉज नहीं हो रहा, टोटल डेविएशन ही कॉज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मैंने पहले ही बताया, मीन डेविएशन से चेक कर सकते हैं हम। तो मीन डेविएशन ऑफ 1 माइनस मीन डेविएशन ऑफ 2, इससे क्या पता चल जाएगा? टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा। और डेविएशन का फॉर्मूला मुझे लगता है सबको क्लियर है। क्या है डेविएशन का फॉर्मूला? A1 NY1 n By येलो one. माइनस A2n NY2 येलो By माइनस, yellow ठीक है। इस तरीके से हम आगे सॉल्व कर देंगे तो चीज़ें हमें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं फाइनल एक फार्मूला टाइप देखूं कि ओमेगा के टर्म्स में क्या फार्मूला आएगा, जो आपको याद कर लेना चाहिए, वो आएगा A1 n येलो 1 माइनस 1। वहां पे देख रहे हैं सारी चीजें सेम है, सिर्फ क्या बदल जाएगा? सिर्फ क्या बदल जाएगा? यहाँ पे जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 था वो बन जाता है 1 माइनस ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। क्लियर? तो इस तरीके से हमें टोटल डेविएशन भी देखने को मिल जाता है। क्लियर? समझ गया यूजफुल कब है? यूजफुल व्हेन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इज गिवन, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर सारी चीजें अलग दी हैं तो फिर ये पैटर्न यूज करते हैं। बताएं, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं। ओके तो इसके बेस्ड पर ये जो कलर सिनेरियो है, इस पे बेस्ड बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। जैसे थर्ड एक स्पेशल पॉइंट टाइप देख लेंगे, रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन में देखो दोनों चीजें हेल्प करने वाली हैं, देख लेते हैं एक मिनट। देखें, कंडीशन ऑफ रेनबो हमें पहले समझनी पड़ेगी। कंडीशन ऑफ रेनबो की रेनबो फॉर्मेशन कब आपको देखने को मिलेगा? ठीक, तो रेनबो फॉर्मेशन हमेशा तब आपको देखने को मिलता है जब सनलाइट आपके पीछे से आ रही हो। मतलब अगर आप इवनिंग में रेनबो देख रहे हैं तो आपको रेनबो हमेशा किस डायरेक्शन में दिखेगा? ईस्ट की तरफ, ईस्ट, हाँ। क्योंकि सन आपके किधर होगा? वेस्ट होगा। तो रेनबो फॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन, लाइट रेज हमेशा कहां से आ रही होंगी? ऑब्जर्वर के पीछे से। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है रेनबो फॉर्मेशन की, लाइट रेज कहां से आनी चाहिए? आपके पीछे तरफ से आनी चाहिए। ठीक है, अब लाइट रेज यहां पर होंगी रेन ड्रॉप्स। सो रेन ड्रॉप्स पर वो लाइट रेज आएंगी, वो लाइट रेज कहां पर आएंगी? रेन ड्रॉप्स पर आएंगी और डिस्पर्स होकर आपको डिफरेंट कलर्स यहां पर देंगी। ठीक, डिफरेंट कलर्स आपके यहाँ पर बनेंगे, तो आपको रेनबो फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगा। अच्छा, लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ कि ये हॉरिजन है, ये आपके आईज का एक प्लेन है, तो जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो पूरा सर्किल बनता है, बट हमें तो सिर्फ कितना दिखेगा? ऊपर का पार्ट दिखेगा ना। समझ हाँ। आया? ओके, तो जो प्राइमरी रेनबो होता है, जो सबसे आपने देखेंगे कई बार दो रेनबो दिखते हैं या यूजुअली सेकेंडरी नहीं दिखता। सो प्राइमरी रेनबो में बॉटम पे कौन सा कलर होता है और टॉप पे? टॉप पे रेड होता है और बॉटम पे वॉयलेट होता है। वॉयलेट। जबकि सेकेंडरी रेनबो जब आप देखोगे तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी खास बात है सेकेंडरी रेनबो की। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है? रेड नीचे आ जाता है और वायलेट ऊपर आ जाता है। तो ये डेटा टाइप में आपको याद रखना है। ठीक, कैसे होता है देख लेते हैं, डिस्पर्सन कैसे होता है वो चीजें सीख लेते हैं थोड़ा सा। देखें क्या होता है। सपोज
सपोज अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वाटर से अगर हम बात करें कि लाइट रेज का जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल है, वो डिफरेंट चेंज हो रहा है। मतलब रेन ड्रॉप अगर कुछ ऐसे आ रही हैं और ये इंटर करने वाला लाइट रेज है, तो रेन ड्रॉप के एंगल पे डिपेंड करेगा। जब रेन ड्रॉप ऐसे आ रही होंगी तो एंगल कुछ और होगा, रेन ड्रॉप ऐसे आ रही होंगी तो एंगल कुछ और होगा। तो अगर एंगल आपका 42 डिग्री से ज्यादा है, एक्चुअली 42, क्लियर, तो डिफरेंट कलर का डिफरेंट एंगल होता है। तो जब हम डिफरेंट कलर के डिफरेंट एंगल की बात करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होती है कि लाइट रे इंटर कर रही है। तो लेट्स से हम पहला केस ले लेते हैं कि लेट्स से ये है, ये क्या है, रेन ड्रॉप है और ये किसी एंगल पर गिर रही थी, जिसकी वजह से ये लाइट रे अंदर गई और क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई। तो पहला स्टेप समझ आया सबको, क्या कि एक लाइट रे इंटर हुई, ठीक, ये प्राइमरी रेनबो है, कैसे फॉर्म हो रहा है देखें। लाइट रे इंटर गई कि वॉयलेट और रेड में कन्वर्ट हुई, तो यहां पर क्या हुआ, बेसिकली यहां पर क्या हुआ बताएं, यहां पर एग्जैक्टली क्या देखने को मिला हमें, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यहां पर क्या देखने को मिला, डिस्पर्सन, कलर कंपोनेंट्स में आ गई ना, क्या देखने को मिला यहां पर, डिस्पर्सन। अब जब वो लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी और अगर ये सुटेबल एंगल हुआ तो क्या होगी, वो TIR हो सकता है ना वहां पर, ठीक है। तो इस सरफेस पर बेसिकली क्या होने के चांसेस हैं, डेंसर टू रेयर जब लाइट रे जा रही है, TIR हो सकता है यहाँ पर, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसके वजह से क्या हो गई, जो ऊपर वाली रेड थी वो पहले बाहर आ गई और वायलेट वाली नीचे आ गई। तो बेसिकली यहाँ से व्हाइट लाइट इंटर की और हमें क्या दिख गए, रेड टू वायलेट तक के क्या दिख गए, कलर दिख गए। तो बेसिकली रेनबो फॉर्मेशन में क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। रेनबो फॉर्मेशन में कौन सी दो चीजें हेल्प करती हैं, रेनबो फॉर्मेशन में दो चीजें, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आया, रेनबो फॉर्मेशन में कौन सी दो चीजें हेल्प करती हैं। अच्छा सोचो, कई बार हो जाता है कि एंगल इतना ज्यादा स्टीप हो जाता है, एंगल इतना स्टीप हो जाता है कि TIR कितनी बार हमें देखने को मिल जाता है, दो बार, एक बार यहां पर TIR और एक बार यहां पर TIR। समझ आ रहा है, तो एंगल जो हुआ, तो लेट से सबसे पहले लाइट रे यहां से एंटर की, लाइट रे एंटर की, अब इनके एंगल की वजह से यहाँ पर डिस्पर्सन हुआ, बट डिस्पर्सन होने के बाद जब यहाँ पर एक बार क्या हुआ, डिस्पर्सन हुआ, सॉरी TIR हुआ, टिल्ट हो गई और फिर एक बार यहाँ पर TIR हुआ, तो दो बार TIR होने की वजह से क्या हो जाती है, कलर स्विच हो जाते हैं। वायलेट पहले नीचे था और वायलेट कहाँ पर आ गया, अब ऊपर आ गया। तो पहले क्या होता है, वायलेट टू रेड ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ दिखता है, जबकि सेकंड में क्या होता है, सेकेंडरी में उल्टा हो जाता है, नीचे क्या आ जाता है, रेड और ऊपर वायलेट। तो ये दोनों चीजें समझ में आई, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। किसी को कोई डाउट, रेनबो फॉर्मेशन किन दो चीजों से होता है, डिस्पर्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लाइट रेज हमेशा कहाँ से आनी चाहिए, ऑब्जर्वर के पीछे से, ठीक है, हाँ, तभी वहां पर TIR हो सकता है, ठीक है। और कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं, जैसे और कुछ स्पेशल पॉइंट में बात करें तो स्कैटरिंग के बारे में बात करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, बताओ कोई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बताएं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है जब लाइट कुछ स्मॉल पार्टिकल्स के पास जाती है और वो उसे ऑब्जर्व करके वापस रिलीज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। समझ आया स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, when
light is absorbed by small particles. Okay, it is absorbed by the small particles and it releases in all directions. Okay, so it is absorbed by small particles and sends towards all directions. So इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? It is called scattering of light. Of light. अच्छा, मैथमेटिकली कौन सा लाइट कितना स्कैटरिंग करेगी तो ये एग्जैक्ट नहीं हम बता सकते, बट एक स्टैंडर्ड होता है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है, अगर हम बात करें तो स्कैटरिंग डिपेंड करती है 1/λ⁴ पे। ठीक है, ये स्कैटरिंग डिपेंड करती है वेवलेंथ के इनवर्स पर। और ये किसका क्राइटेरिया है? ये फेमस साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, उनका क्राइटेरिया है। इट इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग क्राइटेरिया और फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेड ज्यादा स्कैटर करेगी या वायलेट? रेड, सॉरी वायलेट। वायलेट, जिसका वेवलेंथ ज्यादा, इसका मतलब लैम्डा लेस मतलब स्कैटरिंग मोर। और ठीक है, तो इसलिए आप जानते हैं कि कलर ऑफ स्काई व्हाई इट इज ब्लू, बिकॉज द ब्लू कलर स्कैटर्ड मोर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या रीजन है, यहां पर मैं लिख देता हूं, फॉर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ lesser wavelength more wavelength, lesser wavelength मतलब blue, violet blue, more the sky seems blue. Clear? Mixture of blue and violet, that is a typical sky blue color. तो ये समझ आ रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या दिखता है हमें, स्काई का कलर ब्लू दिखता है। ओके, फिर आपने देखा होगा कि सनराइज और जो सनसेट होता है वो हल्का रेडिश और येलो कलर होता है। कौन सी चीज? सनराइज और सनसेट। तो सनराइज और सनसेट, it is reddish yellow, or I'll write it is red, orange and yellow more. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? सनराइज जो है वो मतलब सनराइज में हमें ये कलर्स ज्यादा क्यों देखने को मिलते हैं? ठीक है, सनराइज के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे हमें ये कलर ज्यादा क्यों देखने को मिलते हैं, देख लेते हैं। तो फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि लेट से हम यहाँ पर अर्थ पे ऑब्जर्वर हैं, ये लेट से अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ का एक सेक्शन उठाया और ये एक ऑब्जर्वर है। और लेट से जब हम बात कर रहे हैं कि सनराइज हो रहा है, सनराइज हो रहा है मतलब यहाँ से सन की रेज आ रही है,
और टिपिकल हम किसी एक आफ्टरनून टाइम पे चेक करें अगर, तो सिचुएशन क्या होगी, सनराइज के टाइम पे ये जो हमारे एटमॉस्फेयर से रेस जाने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी ना एटमॉस्फेयर का हमारे, जब सनराइज हो रहा है एज कंपेयर टू एनी अदर टाइम, जब एक नॉमिनल टाइम के बाद सन कुछ इस पोजीशन पे आ जाता है या फिर वर्टिकल किसी पोजीशन पे रहता है। तो देखो क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर थ्रू विच सनलाइट ट्रेवल्स, ये क्या है, इट इज मोर ड्यूरिंग सनराइज। सो ये लेंथ क्या है, इट इज मोर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। क्लियर है सबको? एंड सनसेट। सो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सनराइज और सनसेट में डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं लाइट को। तो क्या यहाँ पर स्कैटरिंग के लिए टाइम क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आपको। तो ज़्यादा टाइम के वजह से क्या होता है, ब्लू वाले कलर सारे स्कैटर कर जाते हैं और हमारे पास सिर्फ कौन से कलर्स आते हैं, रेड येलो ऑरेंज स्टार्टिंग वाले ज़्यादा आते हैं। समझ आया? So light scatters more, और more scattering मतलब blue violet scatters more, blue violet, so they scatters blue violet scatters while red orange yellow they remains। clear? इसलिए आप देखोगे कि बताओ पहले आपको रेड कलर मिलता है या पहले ऑरेंज मिलता है, बताएं। सनराइज में पहले रेड मिलता है पहले ऑरेंज मिलता है, जब सनराइज हो रहा होता है स्टार्टिंग एकदम पहले रेड मिलता है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है कि इवन ऑरेंज वगैरह भी सारे कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, कौन रिमेन बचता है, रेड। फिर जैसे जैसे टाइम कम होता है एटमॉस्फेयर में, कंजम्पशन डिस्टेंस कम बचती है, तो क्या होता है, ब्लू वगैरह ही स्कैटर कर पाते हैं, ऑरेंज वगैरह भी बच जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो भी आ जाते हैं और फिर और ज्यादा टाइम हो जाता है, तो फिर कोई भी कलर ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाता है और ऊपर के काफी सारे कलर आ जाते हैं। तो समझ आया यार यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर वो स्काई हमेशा ब्लू कैसे दिखता है, मतलब? ऑलवेज ब्लू मतलब ऑलवेज स्कैटरिंग तो हो ही रही है ना, इवन छोटा भी डिस्टेंस है तो स्कैटरिंग तो हो रही है ना। तो जो सबसे लीस्ट वाला है वो तो बेचारा स्कैटर करके ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ओके चले। तो यहाँ तक तो काफी चीजें थी ठीक ठाक। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिनेरियो आता है वो अभी हमें क्या आता है, लेंसेज के बारे में हमें देखना है। ठीक, लेंसेज के बारे में कि यार ये जो कलर्स के बारे में हम देख रहे हैं, तो लेंस है, लेंस में तो कर्ड मटेरियल है ना, तो डिस्पर्सन होना चाहिए या नहीं, बताएं। लेंस में जब कर्ड है प्रिज्म की तरह, तो क्या लेंसेज में डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होगा। तो डिस्पर्सन लेंस में भी होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि लेंसेज में तो डिस्पर्सन हमें चाहिए ही नहीं था। क्या हमें लेंसेज में ऐसे कलर्स चाहिए थे क्या? हमें तो व्हाइट लाइट जैसे चाहिए थी, तो वो बन जाते हैं क्या, डिफेक्ट्स। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या बात करते हैं, डिस्पर्सन इन लेंसेज, डिस्पर्सन इन लेंसेज। ओके, और इसी के साथ हम साथ में ही पढ़ लेंगे डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेज। तो ये सेम टॉपिक दोनों में काम करता है क्या, इधर आप इसे डिस्पर्सन ऑफ लेंसेज जैसा समझ लें या आप इसे लेंसेज के डिफेक्ट्स जैसा समझ लें। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, डिस्पर्सन का ही। डिस्पर्सन कैसे डिस्कस करते हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले कुछ वर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या होने वाली है। देखें, अगर हम देखें तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, पिक कर लेते हैं।
देखिए प्रॉब्लम ये होने वाली है, आप समझे कि ये जो व्हाइट लाइट थी अभी तक हमने लेंस में कंसिडर ही नहीं किया था, हमने क्या कहा था, लाइट गई और कहाँ पे इंसिडेंट होगी, यहाँ पर। कोई डाउट किसी को? लेकिन इस पे भी तो डिस्पर्सन होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या होगा, डेविएट कौन ज्यादा होगा? ये लाइट व्हाइट लाइट गई और व्हाइट लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट अब ये डेविएट होगी। कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है? वॉयलेट। वॉयलेट। Violet. का मतलब क्या होगा, वॉयलेट आएगा यहाँ पर, ये समझ आया, ये आएगा वॉयलेट, और रेड वाला जाएगा थोड़ा सा कम डेविएट होके, मतलब दूर जाएगा। तो क्या इसकी फिक्स फोकल लेंथ हुई क्या? नहीं। अभी तक जो हमने लेंस पढ़ा, हमने डिस्पर्सन को इग्नोर किया था। क्या डिस्पर्सन था वहां पर? बिल्कुल था ना, डिस्पर्सन तो हो गई, सिर्फ हमने क्या किया था, डिस्पर्सन इग्नोर करके पूरा लेंसेस पढ़ लिया था। तो ये लेंसेस के रियल में क्या हो गए, डिफेक्ट्स हो गए ना, कि क्या हो गया, यहाँ पर कलर आने लग गया। और ये सबको समझ में आ रहा है कि डेविएशन ऑफ वॉयलेट इज मोर देन डेविएशन ऑफ रेड, तो इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ रेड will be more than, or sorry, focal length of violet will be less than focal length of red। ये समझ आया सबको? बताए, इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा, तो ये जो चीज है, ये जो चीज है कि ये जो प्रॉब्लम आ गई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट को बोलते हैं एबरेशन। ठीक है, सो दिस डिफेक्ट, ये जो हम दोनों में डिफरेंस बोल रहे हैं, क्या दोनों की वेवलेंथ में डिफरेंस आ रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एबरेशन। ठीक, जब हमने व्हाइट लाइट यूज की है तो इसको हम बोलते हैं। अच्छा, दो और टर्म, एक और टर्म है, एक वर्ड होता है क्रोमैटिक, एक होता है मोनोक्रोमैटिक। क्रोमैटिक मतलब मल्टीपल लाइट्स है वहां पर, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है कि सिर्फ कौन सा कलर होगा, एक White. अकेला कलर होगा। वॉयलेट है, सिर्फ रेड है, ग्रीन है, सिर्फ एक अकेला कलर होगा। तो ये क्रोमैटिक वर्ड मतलब समझ गए? तो सेपरेट नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्या, कि ये जो डिफेक्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन। और ये यार इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए भी, जेई वालों के लिए, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप बहुत सारी बुक पढ़ लोगे तब भी आपको बहुत ज्यादा डाउट रहेगा इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आज मैं 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ और ये सारी चीजें क्लियर करूंगा, तो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देंगे सब लोग। ठीक है, क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन मतलब बेसिकली है चेंज इन वेवलेंथ, मतलब डी एफ है। क्रोमैटिक एबरेशन मतलब क्या, डी एफ। वो क्या होगा, एफ ऑफ रेड माइनस एफ ऑफ वायलेट। समझ आया क्रोमैटिक एबरेशन क्या होता है? क्रोमैटिक एबरेशन, ये क्रोमैटिक एबरेशन के साथ कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल भी बोल देते हैं, समझ गए ना, लॉन्गिट्यूडनल क्यों, लेंथ वाइज है ये। पता है किसी को कोई डाउट क्रोमैटिक एबरेशन में? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि लेंस की भी अपनी एक डिस्पर्सिव पावर है ना, क्योंकि लेंस में भी डिस्पर्सन हो रहा है। तो लेंस की डिस्पर्सिव पावर कैसे लिखेंगे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस, बताए, डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस कैसे लिखेंगे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस? कुछ याद आ रहा है वहां पर? डिस्पर्सिव पावर मतलब क्या होगा, किसका डेविएशन कितना ज्यादा हुआ है ना। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर अगर मुझे लिखनी है तो डिस्पर्सिव पावर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले तो बेसिक फॉर्मेट में लिखें कि मीन वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा चेंज हो रहा है डिस्पर्सिव का। तो बेसिकली अगर हम डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस देखें तो आपको ये याद रखना है, ये डिफाइन होती है रेड रेड माइनस एफ वॉयलेट डिवाइड बाय मीन एफ येलो। याद रहेगा सबको डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला? ओके, तो
तो ये जो मीन कलर है, येलो को क्या मानते हैं हम हमेशा, मीन मानते हैं। तो हम इसे सिंपल भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, df/f से। क्लियर, df/f से। अच्छा, कुछ और याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, याद है क्या कोई फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में dn/n-1, तो इसको dn/n-1 भी लिख सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस समझ आया किसी को, कोई डाउट? ओके, ठीक, अभी टेंशन नहीं है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। ये फॉर्मूला कैसे निकाला, तो बड़े ही सिंपल वर्ड्स में हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज देखें कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाइज ये फोकल लेंथ तो रेड की दूर जा रही है, बट डिस्पर्सिव पावर तो डेविएशन के अकॉर्डिंग होता है ना। डिस्पर्सिव पावर तो डेविएशन के अकॉर्डिंग आता है, तो डेविएशन तो किसका ज्यादा होगा, वायलेट का ज्यादा होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब ये जो डेविएशन के अकॉर्डिंग आता है, तो इसमें गड़बड़ है, फिर ये वायलेट पहले होना चाहिए माइनस रेड। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक माइनस हमें रिप्रेजेंट लिखना चाहिए, क्या, एफ रेड माइनस एफ वायलेट डिवाइड बाई वाई, इस तरीके से लिखेंगे। और ये जो हमारा डिफाइन है क्या, डिस्पर्सिव क्रोमैटिक एब्रेशन डीएफ, वो तो रेड माइनस वायलेट है ना। तो इसका मतलब हमें अगर ओमेगा लिखना है तो हम ओमेगा इस तरीके से लिखेंगे, माइनस डीएफ बाई डीएन। क्लियर, ओके सबको? तो ये थोड़ा सा चीजों को आपको, दोनों का डिस्पर्सिव पावर आपको याद रखना है लेंस का। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ कैसे कर सकते हैं, मैं प्रूफ बता देता हूं आपको। 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, n-1 1/r1 माइनस 1/r2, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, f, f के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f का क्या हो जाएगा, df रहेगा वहां पर, और 1/f का क्या होगा, माइनस एफ स्क्वायर। क्लियर, ठीक, 1 का 0 हो जाएगा, n का क्या लिख सकते हैं, dn। ठीक, और ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो 1/r1 माइनस 1/r2 कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इसे मैं अगर वापस f की तरह लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं इसे देखें तो इसे लिख सकते हैं 1/fn-1 लिख सकते हैं। तो देखो यहां से क्या आएगा, एक f क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या दिखने लगेगा दोनों में रिलेशन, df/f मैच करेगा किसे, dn/n-1। क्लियर, तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसको अगर हम डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं तो माइनस df/f को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव पावर। समझ आया सबको? तो क्रोमैटिक एब्रेशन में कभी अगर लेंस का डिस्पर्सिव पावर गिवन है तो कैसे निकाल सकते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन, व्हेन dispersive power is given, power of lens is given। जब आपको पता है कि लेंस की डिस्पर्सिव पावर कितनी है तो क्रोमैटिक एब्रेशन कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये होगा क्रोमैटिक एब्रेशन देखे तो रेड माइनस वायलेट है, मतलब बेसिकली क्या होगा, ओमेगा इनटू एफ। ठीक, तो क्रोमैटिक एब्रेशन मतलब ओमेगा पता है, तो बस आपको चाहिए उसकी मीन फोकल लेंथ चाहिए, और मीन फोकल लेंथ मतलब नॉर्मली फोकल लेंथ है। तो जरूरी नहीं है अगर येलो गिवन है, अगर कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ फोकल लेंथ गिवन है, दिया है कि किसी की डिस्पर्सिव पावर लेट से 0.3 है और फोकल लेंथ 20 है, तो समझ गए क्रोमैटिक एब्रेशन कितना आ जाएगा, समझ आया कितना है, 6 सेंटीमीटर का क्रोमैटिक एब्रेशन। क्लियर,
तो एक डॉट का इमेज कितना बनेगा आपको? 6 सेंटीमीटर का कलरफुल इमेज दिखेगा आपको वहां पर। पॉइंट समझ में आया क्रोमेटिक एब्रेशन का? हाँ ओके। क्रोमेटिक का मतलब क्या है? सारे कलर्स हैं। क्रोमेटिक का मतलब है कलर्ड इमेजेस। अच्छा, तो एक टर्म है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा? मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होगा? सिंगल कलर। सिंगल कलर, ठीक है। सिंगल कलर बट किसी भी टाइप का, ऑफ एनी टाइप। अब वाइट मत बोल देना सर, सिंगल कलर मतलब वाइट हो जाएगा क्या? नहीं, वाइट इज नॉट अ कलर, वाइट मल्टीपल कलर्स का है, ठीक है। तो वाइट सारे कलर्स को मिला के बना है, ये नहीं बोलेंगे, नॉट वाइट, याद रखना। चलो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया कि मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग क्या होगा। तो ये बताए, क्रोमेटिक समझ में आया? हाँ अच्छा, तो क्रोमेटिक क्या है? ये एक प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है? समझ आ रहा है? मैं टर्म लिख रहा हूं। क्रोमेटिक वर्ड क्या हुआ? क्रोमेटिक एब्रेशन, ये क्या हुआ? एक डिफरेंट। chromatic aberration is a defect. Clear? And to reduce this effect, or to minimize this if defect, and removal of this defect is called achromatism. क्लियर? तो टर्म याद रखेंगे कि क्रोमेटिक एब्रेशन को, जो डिफेक्ट को हटा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्रोमेटिज्म। क्लियर? तो दोनों टर्म समझ में आया यार, एक्रोमेटिज्म। अच्छा, अब बताओ, अगर हमें डिफेक्ट हटाना है, तो डिफेक्ट हटाना मतलब क्या है? हमें बेसिकली ये फोकल लेंथ क्या करनी है? 0 करनी है ना। क्लियर? तो देखिए, एक्रोमेटिज्म को किस तरीके से हटा सकते हैं, मतलब एक्रोमेटिज्म कैसे ला सकते हैं। और ये बेटा याद रखना है बहुत अच्छे से, और नीट में तो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है, तो नीट वाले और थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे इसको लेके। क्या? एक्रोमेटिज्म। तो एक्रोमेटिज्म के दो तरीके हैं, कैसे ला सकते हैं? नंबर 1 पहला देख के, लेट्स से एक अपोजिट पेयर टाइप का यूज कर लेते हैं। क्या? एक डबलेट with प्लस एंड माइनस पावर, कि एक की पावर क्या हो? प्लस हो, और एक की पावर माइनस हो, और दोनों वो कैंसिल आउट करने का काम करें। ठीक? मतलब कैसे कैंसिल आउट करने का काम करें? सोचो, हमें रिजल्ट में क्या चाहिए? एक्रोमेटिज्म नहीं चाहिए। तो लेट से हम बात करते हैं P1 प्लस P2, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? P इक्विवेलेंट बनाएंगे। हाँ मतलब ये क्या बनाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू क्या बनाएगा? 1/f इक्विवेलेंट। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस df1 अपॉन f1 स्क्वायर माइनस df2 अपॉन f2 स्क्वायर, और क्या आएगा? माइनस df इक्विवेलेंट ओवर f इक्विवेलेंट का स्क्वायर। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या नहीं चाहिए? एक्रोमेटिज्म का मतलब जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसमें कोई चेंज होना चाहिए क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एक्रोमेटिज्म क्या होना चाहिए? एक्रोमेटिज्म डीएफ इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? 0। तो बेटा ये दोनों 0 हो गए, तो हम फिर क्या
कर सकते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं df1 बाई f1 स्क्वायर मस्ट मैच df2 स्क्वायर बाई df2 स्क्वायर। अब बताओ कुछ याद आ रहा है कि df बाई f1 को क्या लिख सकते हैं? कुछ याद आ रहा है इसको df बाई f1 क्या बोलते हैं इसे? dn upon n minus 1. ओके, df1 बाई f1 बेसिकली ये तो उसकी क्या है, पावर है ना, डिस्पर्सिव पावर। क्लियर? अच्छा एक सेकेंड, ये सब ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा ना, ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, तो दोनों में से एक का साइन क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, माइनस। एक में माइनस लगा होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है, दोनों की डिस्पर्सिव पावर है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ इट इज लेंस 1 का ओमेगा 1 ओवर f1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा 2 ओवर f2। समझ आया या नहीं? कुछ भी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बट ये याद रखो दैट दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म। क्या? ओमेगा 1 बाई f1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई f2। कोई डाउट इसमें? बस क्या होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव क्या बताना चाहता है हमें, बोथ lenses should be opposite in nature। क्लियर? कोई डाउट या नहीं, बताएं। तो एक्रोमेटिज्म की कंडीशन याद रहेगी सबको? हाँ सर। ओके, तो इस तरीके से रहते हैं, दो बड़े ही फेमस हैं, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास। ये आपको जब आप क्वेश्चन जिन लोगों ने सॉल्व किया है उन्हें ये दिख गए होंगे, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, ये दो बहुत ही फेमस डबलेट है। क्लियर? अपोजिट नेचर का। तो इसमें देखो क्या हुआ, दोनों का डिस्पर्सन कैंसिल आउट हो गया और एक फिक्स फोकस आपको मिल गया। समझ आया इस कॉम्बिनेशन से? एक्रोमेटिज्म का पहला समझ में आया, डबलेट प्लस पावर और माइनस पावर का मीनिंग। हाँ. ओके, ये हुआ पॉजिटिव पावर वाला हमारा और ये हुआ एक नेगेटिव पावर वाला। ओके ठीक है, तो ये हो गया एक पैटर्न, क्या कि एक हम डबलेट यूज कर सकते हैं दो डिफरेंट पावर्स के साथ वाला, तो हमारा क्रोमेटिक एबरेशन हट सकता है। ठीक, एक और दूसरा तरीका भी है क्रोमेटिक एबरेशन हटाने का। ठीक, तो सेकंड है यूजिंग सेपरेटेड डबलेट। देखें, सेपरेटेड डबलेट मतलब क्या है? सेपरेटेड डबलेट मतलब ये है कि सेम चीज क्रोमेटिक एबरेशन को हटाने का हम ट्राई कर सकते हैं एक और तरीके से, दो लेंस लेके, बट उनको क्या एक डिस्टेंस पर ले लें। ठीक है, इसलिए टर्म क्या आ रहा है, सेपरेटेड डबलेट का। समझ आया टर्म? समझ आया कि सेपरेटेड डबलेट क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर, कि हमने दो लेंस ले लिए हैं जिनको किसी डी डिस्टेंस पे रख दिया है। ठीक है, कुछ याद आ रहा है पावर का फॉर्मूला? अगर हम डी डिस्टेंस पे रखते हैं तो क्या आ जाता है पावर का फॉर्मूला, याद आ रहा है? अरे डी डिस्टेंस पे पावर का फॉर्मूला याद दिलाएं। P1 plus P2 minus D into P1 into P2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस डी, सॉरी माइनस डी P1 P2 इज इक्वल टू, ये होता है P इक्वेलेंट। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी ओवर f1 इंटू f2 इज इक्वल टू 1/f इक्वेलेंट। समझ आया? अब इसे डिफरेंशिएट करके फाइनल क्लॉज देखें फॉर एक्रोमेटिज्म। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं अब सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। फॉर एक्रोमेटिज्म फाइनली हमें क्या करना है, डी एफ इक्विवेलेंट क्या करना है, हमें 0 रख देना है। तो डी एफ इक्विवेलेंट हम जब 0 रखेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन बन के आएगी कि एक्रोमेटिज्म के लिए दोनों पॉजिटिव लेंस हैं, तो
किस तरीके से उन्हें कितनी दूर हमें रखना पड़ेगा, दैट डी विल बी रिजल्ट इन ओमेगा 1 इंटू F2 प्लस ओमेगा 2 इंटू F1। समझ आया ये सिचुएशन? तो कोई दिक्कत इसे याद करने में किसी को? यूजुअली क्या होगा, क्या आपको ऐसे दो डिफरेंट लेंस देगा क्या? मतलब देगा क्या, हमें खुद ही लेंस हटाना है। सोचो मुझे लेंस से क्रोमैटिक एब्रेशन हटाना है, मतलब लेंस से सनरेज आ रही है और आपको कलरफुल स्पॉट मिल रहा है, तो हमें कलरफुल नहीं चाहिए, तो आप दो लेंस यूज करो, इधर कॉन्वेक्स और कॉन्केव सही पोजीशन में लो, या फिर दो कॉन्केव्स को दूर रख के करो। तो आप आगे देखेंगे जो माइक्रोस्कोप वगैरह हम यूज करते हैं कि वहां पर दो कॉन्वेक्स से क्या करते हैं, चीजों को हटाने का ट्राई करते हैं कि एब्रेशन वगैरह वहां पर नहीं आए। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यूजुअली मटेरियल क्या होगा दोनों लेंसेज का, सेम रहने वाला है। तो सेम रहने वाला है तो ओमेगा तो मटेरियल पे ही डिपेंड कर रहा है ना, याद है ओमेगा n-1। सो व्हेन material of both lenses same, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों सेम हो जाएंगे। वो लेट्स से हो गया ओमेगा, तो क्या होगा, अगर दोनों सेम होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब आपको कितनी डी चूज करनी है, बहुत ही सिंपल सा, डी दोनों की फोकल लेंथ बाई 2। समझ आया? तो बताए क्रोमैटिक एब्रेशन समझ आया और उसका एक्रोमैटिज्म समझ आया सबको? एक्रोमैटिज्म के दोनों केसेस समझ आए, डी डिस्टेंस पे रखना है एक्रोमैटिज्म और दो डिफरेंट लेंस यूज करना है क्रोमैटिज्म। इसमें किसी को डाउट तो बताओ यार, बताओ क्लियर है सबको ये दोनों एक्रोमैटिज्म? ओके हाँ सर। अच्छा, तो ये हो गया हमारा जब डिफरेंट कलर्स की बात आती है। अच्छा अब सोचो अगर मैं मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करूं तब कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए क्या? तब कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए क्या मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करें तब? अरे सोचो मैंने रेड कलर की लाइट यूज की है तो कोई टेंशन होगी क्या इसको? ये रेड जितना डेविएट होगी बात नहीं। का कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बट एक्चुअल टेंशन हो जाती है। तो उस टाइप के एब्रेशन को, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किए सारे एब्रेशन, तो उस टाइप के एब्रेशन को बोलते हैं, जैसे ये क्रोमैटिक एब्रेशन हमने पहले डिस्कस किया, नेक्स्ट है मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन। मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन का मतलब ये है कि इवन आफ्टर यूजिंग अ सिंगल कलर देयर आर डिफेक्ट्स। समझे? even after using single color there is some aberration और डिफेक्ट। क्लियर? तो उस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो याद है कि हमने जब लेंस में पढ़ा था तो हमने क्या मोनोक्रोमैटिक के बारे में पढ़ा था क्या? नहीं, हमने पढ़ा था इन लेंसेज all the formulas were valid for किस टाइप की रेज के लिए वैलिड है, किसी को याद है? पैरेलैक्स रेज, रेज वेरी क्लोज टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, आपको याद हो मैंने वहां पर बताया था कि ये जो हम लेंसेज पढ़ते हैं ये रेज हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, क्लास 10th में भी आपको याद हो आपने ये चीज पढ़ी थी कि
द रेज आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। याद है या नहीं, बताएं। हाँ, The rays should be very close to the principal axis, then you can say that they will coincide at a point। ठीक है, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो क्या होगा, वहां पर डिफरेंट टाइप का एब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से सारे एब्रेशन हम एक बार सीख लेते हैं। मैं जल्दी से सारी चीजें एक बार क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन मतलब स्फेरिकल एब्रेशन सबसे सिंपल टाइप का एब्रेशन है। देखें, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, फिगर के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। चले बताए फिगर के थ्रू समझ आया या नहीं। देखें, हम अभी तक सिर्फ क्या डिस्कस करते थे, कौन सी रेज को डिस्कस करते थे, पैरेलैक्सियल रेज। वो क्या, जो यहाँ पर थी और किसी एक पॉइंट पर कोइंसाइड हो रही थी। ठीक है, लेकिन जब हम पूरी रेज को कंसिडर करें, मतलब जो बहुत रिमोट एकदम लेंस के टॉप पॉइंट से भी आ रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल रेज। तो वो ज्यादा बेंट होंगी और वो इस तरीके से बेंट हो रही हैं। तो इसका मतलब रेज का तो पूरा आपको सेगमेंट दिखेगा ना। एक यहाँ पर पास हो रहा है, रुके, एक सेगमेंट यहाँ से जा रहा है और एक सेगमेंट यहाँ से जा रहा है, देख रहे हैं। तो जो कोइंसाइड आता है वो कुछ इस तरीके से ए बी टाइप का इमेज बनाता है। तो आपको क्या पॉइंट मिल रहा है, क्या नहीं, पूरा एक क्या मिलता है, सर्किल मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इमेज आपको ब्लरी सा दिखता है, आपको एक पॉइंट नहीं दिखता। कैसा दिखने लगता है, इस टाइप का दिखने लगता है। तो ये कौन सा एब्रेशन हो जाता है, स्फेरिकल एब्रेशन। समझ आया सबको। ये पॉइंट समझ में आया कि ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसा बनना चाहिए था, पॉइंट बनना चाहिए था, बट वो कैसा बनता है, एक सर्कुलर आपको दिखेगा, सर्कुलर इमेज। समझ आया। तो ये चीज हो गया हमारा स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन में कोई डाउट? ओके, सेकंड है स्फेरिकल एब्रेशन है। सेकंड को बोलते हैं मतलब कॉमेट एब्रेशन या सिर्फ कोमा बोलते हैं, क्या कोमा और एक मिनट, कोमा या फिर कॉमेट एब्रेशन, कॉमेट या फिर कोमा बोलते हैं। देखें इसे, तो क्या होता है कि जब हमने बात की थी कि सिर्फ पैरेलैक्सियल रेज थी, तो मतलब सिंपल क्या था, एक पॉइंट पे कोइंसाइड होता है। लेकिन जब आप इधर से इमेज देखते हैं तो जो इमेज होता है एक्चुअल में, जब हम क्रोमेटिक एब्रेशन को कंसिडर करते हैं, कॉमेट एब्रेशन को, तो हमें इमेज कुछ इस टाइप का दिखता है। एक परफेक्ट सर्किल नहीं दिखता, छोटे छोटे सर्कल्स दिखते हैं। मतलब किस तरीके से, सपोज ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक और इमेज, फिर मल्टीपल इमेज, फिर मल्टीपल, फिर मल्टीपल। क्लियर। तो एक कॉमेट नहीं जैसे जाता है, उसके साथ में पूरा एकदम यहाँ पर डेंसर रेयर रेयर होते हुए पूरा एक कॉमेट के फॉर्मेट में उसका इमेज फील होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉमेट एब्रेशन या फिर कोमा। क्लियर, कोई डाउट किसी को इसमें? ओके, नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। अच्छा, आपने क्लास 10th में सुने हैं ऐसे डिफेक्ट्स वगैरह, एस्टिग्मेटिज्म सुना है क्लास 10th में? एस्टिग्मेटिज्म वर्ड क्लास 10th में आपने सुना है किसी ने? हाँ हाँ, ये क्या है, कहाँ पर हाँ सुना सर। है क्लास 10th में? सर वो आई का डिफेक्ट होता आई है। का डिफेक्ट, ओके। सो आई पे बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है,
तो जितने भी रियल में डिफेक्ट्स हैं कॉन्वेक्स लेंस को व्हाइट लाइट को लेके वो सारे डिफेक्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आईज में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या डिफेक्ट होता है आईज में, कोई बता सकता है एस्टिग्मेटिज्म कैसे डिफाइन है? वो पैरेलल लेज उनको मतलब पैरेलल नहीं दिखती है वो, ओके, मतलब पैरेलल ऐसे उनको पैरेलल नहीं इंटरसेक्ट। दिखती है, हाँ उसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से ये बहुत सारी रेज आ रही हैं, अभी जब हमने सिर्फ पैरेलैक्सियल रेज देखी थी तो हमें क्या देखने को मिला था, कोमा। लेकिन अगर हम उसके साथ दूर वाली रेज भी ले लें तो वो हॉरिजॉन्टल वाली भी प्रॉब्लम आएगी ना, और हॉरिजॉन्टल वाली जो एब्रेशन है वो जैसे हॉरिजॉन्टल सर्किल बन रहा था, क्लियर, तो कोमा के वजह से वो सर्किल ऐसे ऐसे बनेगा टिल्टेड, तो जो एब्रेशन स्ट्रेट था प्रिंसिपल एक्सिस के, अब वो एब्रेशन टिल्टेड होगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एब्रेशन है यहाँ पर ये इंक्लाइंड, ये क्या, ये इंक्लाइंड, तो कोमा तो वहां पर है प्लस इंक्लाइन जो फील आ रहा है उसका ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एब्रेशन है इसको क्या बोलते हैं हम, एस्टिग्मेटिज्म। क्लियर है। तो पहले जो सर्किल था जो स्ट्रेट होने पे ये सर्किल ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा था वो अभी कैसे मिलेगा आपको, उसका प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ इंक्लिनेशन रहेगा। ठीक है। तो इसी इसी विड्थ को, ये जो वाइडनिंग है क्या बोलते हैं हम, एस्टिग्मेटिज्म। क्लियर। तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है। क्लियर है यार यहाँ तक सबको? उसके बाद है कर्वेचर डिफेक्ट। कर्वेचर याद है आईज में, कर्वेचर की वजह से कौन सा डिफेक्ट होता है? अच्छा ठीक है, ये सारे डिफेक्ट्स मैं आपको अभी आईज में बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है कि मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आपको आईज में भी वो सारे डिफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, प्लेन ऑब्जेक्ट है बट उसका इमेज रियल में कैसा बनता है, कर्ड बनता है। क्यों? लेंस के इस कर्व नेचर की वजह से। तो जो चीजें हमने कंसिडर नहीं की थी, हमने हमेशा ऑब्जेक्ट का इमेज भी कैसे बनाया था, स्ट्रेट बनाया था, बट रियल में इमेज कैसा बनता है, कर्ड बनता है। तो इस टाइप का डिफेक्ट भी क्या आ जाता है, कर्वेचर टाइप के डिफेक्ट में आ जाता है। ओके। और अगर मैं सारे फेसेस दे दूं तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फिर डिस्टॉर्शन बोल देते हैं। सो कंप्लीट कर्वेचर आने को क्या बोल देंगे, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में देख लेते हैं, डिस्टॉर्शन में आपको मल्टीपल कर्वेचर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन पर देखें, सपोज एक कंप्लीट रेक्टेंगल था, उसके जो इमेज बनेगा वो हमें पता है कि कहाँ पर के साइड का बनेगा, बट जो उसके एजेस हैं वो कैसे होंगे, कर्ड आने लगेंगे। क्लियर। ठीक है। तो दैट विल बी अ डिस्टॉर्शन टाइप ऑफ एब्रेशन। तो ये सारे हम कब कंसिडर कर रहे हैं, जब हम सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं। कौन सी, मोनोक्रोमेटिक। अगर हमने क्रोमेटिक लाइट यूज की, मतलब व्हाइट लाइट वगैरह यूज की, तो फिर यहाँ पर भी कलर्स दिखना शुरू हो जाएंगे हमें, मतलब वहां पर क्रोमेटिक एब्रेशन भी आ जाएगा। तो देखें यार, एक बार समराइज कर लेते हैं, सबको सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो देखें, डिस्पर्सन इन लेंसेज में हमने दो बातें क्लियर समझी हैं, क्या कि एक एब्रेशन क्या है और एक डिस्पर्सिव पावर क्या है। अगर डिस्पर्सिव पावर गिवन है लेंस की, तो हम किस तरीके से एब्रेशन वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। तो वहां पर हम एब्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो, और उसके बाद फिर हमने देखा कि उस एब्रेशन को अगर हमें हटाना है तो एक्रोमेटिज्म हम उसे बोलते हैं। और एक्रोमेटिज्म दो तरीके से हैं, दो डिफरेंट कलर के लेंस यूज करके एक्रोमेटिज्म ला सकते हैं, और या फिर एक सेपरेटेड डबलेट यूज करके कर सकते हैं। ठीक है। और फिर हमने मोनोक्रोमेटिक टाइप के एब्रेशन भी देखे कि किस तरीके से मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन रहेंगे। ओके। तो ये यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई सबको? एक बार रिवाइज कर लेंगे और सॉल्विंग स्टार्ट कर दें, प्रिज्म का सॉल्विंग यहाँ से स्टार्ट कर दें। प्रिज्म हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है रे ऑप्टिक्स का, दैट इज ह्यूमन आई एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके,
ह्यूमन आई एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स. ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन. Bye, sir. Bye, Bye-bye. sir. Bye bye. Bye bye everyone.